हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये, बहुत अधिक सीख देने वाली है। इस कहानी को सुनकर जीवन जीने का आपका नजरिया बदल जाएगा। जीवन में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा और जीवन जीने के लिए आपको एक नई अंतर्दृष्टि भी मिलेगी दोस्तों। तो इस कहानी को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुनिएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सुन करके फिर आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भले ही कहानी जो अभी हम सुनने जा रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, परंतु इससे जो सीख हमें मिलने वाली है दोस्तों, वो सीख वास्तविक है। वो सीख वास्तव में आपके जीवन में एक नई शक्ति का संचार करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है, मतलब अनेक हजारों साल पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। बहुत पराक्रमी राजा था और बहुत विद्वान, यानी उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे और बहुत नाम था उसका। प्रजा उसका सम्मान करती थी। बहुत संपन्न राजा था और बहुत खुश भी था। बहुत खुश तो था, परंतु उसके मन में आए दिन अक्सर एक चिंता उसे सताए रखती थी। किस बात की चिंता? इस बात की चिंता कि मैंने अपनी शक्ति के द्वारा इतनी संपत्ति जो इकट्ठा की हुई है, लोग मेरा जो इतना सम्मान करते हैं, ये सारी चीजें ऐसा ना हो कि कहीं एक दिन मुझसे छीन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे राज्य का कोई राजा इस राज्य पर आक्रमण कर दे और मेरी समस्त संपत्तियां या समस्त जो भी चीज मैंने इकट्ठा की है वो सब लुट जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये चिंता उसे हमेशा सताए रखती थी। वो किसी अवसर पर खुश होता तो था, परंतु वो खुशी उसकी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं थी। फिर किसी न किसी बात को लेकर वो परेशान हो जाता था। तो इस तरह से उसका जीवन पूरी तरह से संतुष्ट या पूरी तरह से खुश था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जीवन में भी बहुत सारी चिंताएँ थीं। भले वो चिंता योग्य है या चिंता योग्य नहीं है, वो बातें जिनके लिए वो चिंता करते थे वो राजा, तो वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है, परंतु उनकी चिंता जो थी वो आए दिन उनको परेशान करते रहती थी। उनको लगातार ये डर सताते रहता था कि कहीं मेरे परिवार वाले मुझसे न बिछड़ जाएं, क्योंकि परिवार वालों की भी उनकी बहुत आसक्ति थी। दोस्तों, लगाव होना अलग बात है, प्रेम होना अलग बात है, केयर करना अलग बात है, परंतु आसक्ति एक अलग ही चीज है। आसक्ति एक ऐसी चीज है या ऐसा भाव है या ऐसी भावना है, हम कह सकते हैं कि आपको उस चीज को इतना कनेक्ट करके रखती है आपको उस चीज से कि आपको बहुत, मतलब उसके होने का आनंद जितना नहीं रहेगा, उसके छीनने की चिंता उससे कहीं अधिक ज्यादा रहेगी। इसी को अपन आसक्ति बोलते हैं, मतलब मोहग्रस्त हो जाना, कि आदमी उसके छीनने का बहुत उसको डर लगा रहे कि अरे यार ये छीन न जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए। तो ये उस राजा के साथ ये समस्या थी दोस्तों। तो एक दिन उसने ये विचार किया कि बहुत दिन हो गए मैं कहीं घूमा नहीं हूँ, तो मैं कहीं घूम के आना चाहता हूँ, किसी यात्रा में जाना चाहता हूँ, क्योंकि काफी दिन से वो कहीं गए नहीं थे घूमने। तो जब एक ही तरह का रूटीन होता है तो स्वाभाविक है, हर कोई बोर हो जाता है। तो एक दिन राजा भ्रमण करने निकले। भ्रमण करने निकले तो उसे उसी के नगर के किसी गणमान्य नागरिक ने कहा कि क्या बात है, राजा आज स्वयं भ्रमण करने निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राजा ने कहा हाँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करने निकले हैं। थोड़ा नगर भ्रमण हो जाए तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो उस व्यक्ति ने राजा को सलाह दी, राजा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपना रथ लेकर के दूर यात्रा में निकल जाइए। इससे आपको दुनिया की विशालता का पता चलेगा, दुनिया कितनी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है। जैसे ये आपका राज्य इतना हरा भरा है, खुश है, संपन्न है, वैसे ही अनेक ऐसे राज्य हैं जो और भी अधिक खुश हैं, संपन्न हैं। मतलब कि ये सच है कि राजा को अपने राज्य पर थोड़ा अहंकार भी था कि मैंने इतना राज्य सुगठित किया है, इतना बड़ा राज्य मैंने बनाया है और मैंने ये इकट्ठा किया है, हमारा राज्य सबसे अधिक संपन्न है। इस बात का राजा को थोड़ा अहंकार भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, आप एक काम कीजिए, आप
रथ में जहां तक आप यात्रा कर सकते हैं, पृथ्वी के कोने-कोने तक यात्रा कीजिए। तरह-तरह के राज्य, तरह-तरह के प्रदेशों को देखिए, तरह-तरह के देशों को देखिए, उनकी संस्कृतियों को जानिए। आखिर वहाँ लोग कैसे जीवन जीते हैं, आप इसको एक बार घूम के आइए। हो सकता है कि जिन चीज़ों को लेकर के आपके चेहरे पर शिकन रहती है या चिंता के भाव रहते हैं, जो कि रहने नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, आपको किस बात की चिंता? परंतु मैं अक्सर देखता हूँ कि आप किसी न किसी बात से चिंतित रहते हैं या परेशान रहते हैं, तो आप एक बार घूम के आइए। जब आप यात्रा करने जाएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके सोचने-समझने का अंदाज़ बदलेगा, तो आप एक यात्रा पे निकल जाइए। तो उन व्यक्ति की सलाह मान करके राजा उस पर विचार करते हैं कि हाँ, उनका कहना सही है। क्योंकि अपने जीवन में हो सकता है कि मैं जिन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं ज़्यादा सोचता हूँ। रिश्तों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, संपत्ति के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, प्रजा के बारे में मैं सोचना चाहिए मुझे, परंतु मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ। मतलब ओवरथिंकिंग का शिकार जिसको अपन कहते हैं। तो राजा को लगता है कि हाँ, उनका कहना सही है, उस व्यक्ति ने जो कहा उनका कहना सही है, मुझे एक अनलिमिटेड यात्रा पर निकलना चाहिए, यानी कि जिसका कोई अ, विधिवत प्लानिंग ना हो, बस चलते जाएँ और जब मन भर जाए तब वापस आ जाएँ। तो मन भर, जी भर यात्रा करनी है। वैसे यात्राएँ तो प्लानिंग से की जानी चाहिए कि पहले कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना है, यहाँ कितना दिन रुकना है, वहाँ कितना दिन रुकना है। परंतु उस राजा ने जानबूझ करके कोई प्लानिंग नहीं की कि बस अब मुझे घूमना है। मैं देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, ये दुनिया कितनी बड़ी है और अनेक जो देश हैं, उनमें किस तरह की संस्कृतियाँ हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के राजा कैसे हैं, वहाँ की प्रजा कैसी है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ के घर कैसे हैं, हर एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। तो बस इसी उद्देश्य से राजा पूरी तैयारी के साथ सारे जो ज़रूरी सामान है यात्रा के लिए वो सब रखता है और फिर निकल पड़ता है। दोस्तों, जब राजा निकलता है अपने घर से, यात्रा शुरू होती है उसकी, एक नगर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चलते जाता है। जहाँ तक उसने पहले प्रदेश घूमे हुए थे, अब वो दायरा भी समाप्त होता है, उसके और आगे निकलता है। मतलब वो ऐसी जगहों पे भी घूमते जाता है जहाँ वो पहले कभी घूमा भी नहीं था और जिन स्थानों के बारे में उसने सुना भी नहीं था। ऐसी जगहों पे राजा चलते जाता है, चलते जाता है। रास्ते में उसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर ही नगर मिले, रास्ते में उसके जंगल भी मिलते हैं, उसको पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, उसको नदियाँ भी मिलती हैं। जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं सब उसको मिलते जाती है और उस जितना संभव हो सकता है उसको पार करके, नहीं तो रास्ता बदल करके, मतलब वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी यात्रा को जारी रखता है। चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, आखिर उसको बहुत सारी गुफाएँ दिखती है। फिर वो देखता है कि हाँ, यहाँ से रथ को प्रवेश कराना पॉसिबल है या नहीं। तो देखता है कि जहाँ तक रथ प्रवेश कर जाए, मैं रथ को प्रवेश कराने की कोशिश करता हूँ और इस प्रकार वह राजा गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर प्रवेश करके उसकी यात्रा चलती रहती है, जारी रहती है। गुफा बहुत लंबी रहती है, गुफा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और राजा बहुत दूर तक आगे निकल जाता है, जहाँ घना अंधेरा है, परंतु राजा ने पूरी व्यवस्था कर रखी होती है, मशाल के माध्यम से वो आगे चलते जाता है, चलते जाता है। दोस्तों, अब आगे उसी गुफा के अंदर राजा को एक सुरंग दिखाई देती है और वो सुरंग इतनी सक्रिय है कि अब उसका रथ उस सुरंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु राजा के मन में इतनी उत्सुकता जागृत होती है कि मैंने आज तक इतनी गहरी और इतनी बड़ी और इतनी विशाल गुफा नहीं देखी और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इस गुफा के अंदर सुरंग भी है और न जाने ये सुरंग कितनी लंबी होगी और न जाने इस सुरंग के उस पार क्या होगा। तो तमाम प्रकार की संभावनाएँ राजा के मन में आती हैं। राजा बहुत ही कौतूहल से भर जाता है कि मुझे तो ये यात्रा करनी ही है। उसको एक एडवेंचर इतना मतलब भा जाता है कि राजा उसी समय निर्णय ले लेता है कि मैं रथ को यहीं छोड़ करके, भले ही मुझे अगर पैदल जाना पड़े तो मैं पैदल जाऊँगा, परंतु मैं इस अपनी जर्नी को तो कंप्लीट करूँगा क्योंकि मुझे ये जानना है कि आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है, जिसे मैं आज तक नहीं पता कर पाया या जहाँ तक मैं आज तक नहीं पहुँच पाया और ना ही इसके बारे में मैंने कभी सुना है कहीं। तो बस राजा अब रथ से उतर करके पैदल प्रवेश करता है उस सुरंग में। वो सुरंग जो बहुत सकरी है, राजा चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है।
सुरंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अनेक दिन उसको बीत गए, अनेक दिन बीत गए उस राजा को उस सुरंग के अंदर चलते। जब वो थक जाता तो विश्राम करता, लेकिन पुनः उठ जाता और फिर से अपनी यात्रा को जारी रखता। अब राजा को ये भी लगता है कि भाई आगे जाऊं कि यात्रा छोड़ करके पीछे जाऊं, परंतु उसके मन में फिर से ये विचार आता कि मैं इतना दूर तक तो चल कर आ गया हूँ, हो सकता है कि जितना मेरे को वापस चल करके जाना पड़े उतना दूर हो सकता है आगे जाऊं तो मुझे कुछ मार्ग मिल जाए, कुछ मंजिल मिल जाए, कुछ नया जगह मुझे मिल जाए। तो राजा फिर कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को और आगे चलते जाता है, कसम खा लेता है कि अब मैं इस सुरंग का रहस्य पता करके रहूंगा। तो वो बहुत दूर तक निकल जाता है, बहुत दूर, बहुत बहुत अनेक दिन उसको लग जाते हैं। और फिर एक समय बाद राजा को उस सुरंग के किनारे, मतलब उसको उसका एंड नजर आता है, उसका अंतिम छोर उस सुरंग का उस राजा को नजर आ जाता है। एक धीमा धीमा सा उसको प्रकाश दिखाई देता है, तो वो समझ जाता है कि जरूर अब इस सुरंग का एंडिंग आ गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके करीब जाता जाता है उसको प्रकाश बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसको ऐसा पूरा आभास हो जाता है कि जरूर अब मैं इसके निकट पहुंच रहा हूँ। तो राजा जब उस सुरंग के निकट पहुंच जाता है, उसके एंडिंग के निकट, तो देखता है कि एक बहुत ही अलग ही जगह में पहुंच गया है। वहाँ की जो बस्ती है, वहाँ का जो जीवन है, वहाँ की जो प्राकृतिक जो वहाँ का दृश्य है वो बहुत ही अलग है, इस लोक से अलग है। मतलब वो एक अलग ही लोक में, अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है वो, क्योंकि वो मतलब खुद उसके लिए वो सरप्राइज रहता है। वो एकदम भौचक्का सा रह जाता है कि मैं ये कहाँ पहुंच गया। तो उस लोक में प्रवेश करता है, भ्रमण करता है, घूमता है। तो राजा वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखता है, वहाँ की वादियों का आनंद लेता है, वहाँ का मार्केट घूमता है, वहाँ की हर एक चीजों का वो आनंद लेता है, अनेक अनेक जगहों पे जाता है। इस तरह से राजा वहाँ पर बहुत समय बिताता है और हर एक दृश्य को अपनी आंखों में उसका जो चित्र है वो कैद करता है, उनकी यादों को संजोता है। हर एक दृश्य की पूरी डिटेल अपने माइंड में कैद करता है, बातों को याद रखता है। क्यों? ताकि वो जब घर जाए तो घर के सदस्यों को, अपने राज्य के सदस्यों को एक एक चीज, एक एक दृश्य का वर्णन वो एज इट इज कर सके। इस तरह से राजा हर एक चीज को बहुत अच्छे से देखता है और आनंद से भर जाता है, क्योंकि राजा को लगता है कि वो एक जन्नत है, ऐसी जगह है जहां पर कि वो कभी सोचा भी नहीं था कि आ सकता है, कर वो वहां पहुंच गया था। उसे तो वो नई दुनिया जैसा लग रहा था और वास्तव में वो नई दुनिया ही था। अब राजा को लगता है कि अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए, काफी समय बीत चुका है, मैं घर से निकला हूँ, पता नहीं कितने दिन हो गए, अब मुझे घर चलना चाहिए। तो राजा को जब ये विचार आता है घर लौटने का, तो वो फिर से जाता है उसी सुरंग की ओर जहां से वो एंट्री करके, मतलब उस सुरंग से निकल करके जिस लोक में वो प्रवेश किया था, सुरंग के उसी छोर पे वो जाता है फिर से उस यात्रा को करने के लिए, उस गहरी, उस इतनी सुनसान और वीरान गुफा को तय करने के लिए फिर से वो जाता है। परंतु जैसे ही वो गुफा के पास जाता है वो देखता है कि अब वहां गुफा नहीं है, वहां सब कुछ खाली, मतलब कि पूरा एक दीवार, मतलब पहाड़ में गुफा बनी थी तो वो पहाड़ पूरा बंद हो गया, यानी कि गुफा बंद हो गई है। अब राजा देखता है तो एकदम आश्चर्यचकित भी हो जाता है और चिंतित भी होता है, परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा। तो परेशान होकर राजा इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है, मगर लोग वहां की भाषा जो है, राजा की भाषा समझ ही नहीं सकते। अब कैसे किया जाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। तो चलते जा रहा था, चलते जा रहा था उसी दूसरे लोक में ही। तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिलते हैं। महात्मा जो है वो पहुंचे हुए महात्मा थे, उनको दोनों भाषाओं का ज्ञान था, उस लोक की भी और इस लोक की भी। तो राजा की जब महात्मा से मुलाकात होती है तो राजा उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ एक गुफा थी और मैं वहां से आया था, मैं किसी दूसरे लोक से आया हूँ, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, परंतु गुफा का द्वार जो है वो बंद हो चुका है, अब वो कैसे खुलेगा, कृपया मुझे मार्ग बताइए ताकि मैं अपने घर पर जा सकूं। तो महात्मा उससे कहते हैं कि तुमको इस लोक में आए कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया। तो राजा कहता है कि मैं ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, एक दो दिन हो गए, एक दो दिन से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, परंतु अब मुझे जाना है। तो महात्मा उनसे कहते हैं कि अच्छा आपको अपने घर जाना है वापस। तो राजा ने कहा हाँ हाँ, जल्दी से मुझे मार्ग बताइए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। तो महात्मा ने कहा कि अब कहाँ जाएंगे आप, अपने घर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।
किससे मिलेंगे आप? अपनी जनता से, अपने राज्य से, अपने नागरिकों से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राजा सुनता है और उसको यकीन नहीं होता है। वो महात्मा से कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? तो महात्मा कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तुम जिनकी चिंता कर रहे हो कि वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे, जिस प्रजा के बारे में तुम सोच रहे हो, जो परिजन, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हो, अब उस लोक में कोई नहीं बचा। तो राजा कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वो महात्मा कहते हैं कि इस लोक में समय की गति उस लोक के अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र है। यहाँ के कुछ पल या कुछ सेकंड्स ही वहाँ के कई सौ साल के बराबर है। तो जितने समय में तुम यहाँ पे कुछ पल यहाँ जितने भी बिताए हो, उस पल में वहाँ अनेकों साल बीत गए। तो जिन परिवार वालों की तुम चिंता कर रहे हो, वो तो क्या, उनकी कई पीढ़ियां भी आकर चली गई होंगी। और जिस घर की तुम चिंता कर रहे हो, अब हो सकता है वहां पे कोई दूसरा घर या दूसरा महल बन गया होगा। हो सकता है वहां पे कोई दूसरे लोग रह रहे होंगे या कुछ और बन गया होगा वहां पे। तो राजा सोचता है, ये क्या हुआ? मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आता कि ये हुआ क्या। वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित होता है। मतलब ऐसी फीलिंग्स से राजा घिर जाता है, हर प्रकार की फीलिंग्स होती है। आश्चर्य भी होता है उसको, पहले तो उसको यकीन नहीं होता है। उसको बहुत अधिक दुख भी होता है कि मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पाया, ऐसा वैसा बहुत सारी उसको हर प्रकार की फीलिंग होती है। तो महात्मा उससे कहते हैं, उसको समझाते हैं कि चिंता किस बात की? तुम जिनके बारे में चिंता कर रहे हो तो कई सौ साल पहले आकर चले गए। उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। वो पूरा वहां का दृश्य बदल चुका है। जिस राज्य के तुम राजा थे, अब वो राज्य एक लोकतांत्रिक देश में बदल चुका है। अब वहाँ कलयुग का राज्य है, वहाँ आधुनिक युग आ गया है। तो ये जब राजा ये बात सुनता है, तो उस महात्मा से कहता है कि महात्मा, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं? तो महात्मा बोले कि राजा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम उस लोक में वापस जा सकते हो, परंतु वो सब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें जिसकी तुम चाह रख रहे हो या कल्पना कर रहे हो। वो कुछ नहीं मिलेगा। वहां तुम आज के जमाने में ही जाके पहुंचोगे। तो राजा कहते हैं कि ठीक है महात्मा, आप मुझे वहां पहुंचा दीजिए। तो महात्मा अपने तपोबल से, अपने आशीर्वाद से राजा को वहां पहुंचा देते हैं एक पल में ही। महात्मा उसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो, और बस जब राजा अपनी आंखें खोलता है तो वो स्वयं को उसी दुनिया में पाता है जहां से वो निकला था। बस अब उसके चारों ओर की तस्वीर बदल चुकी है, अब उसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। तो कुछ समय के लिए राजा को बहुत ही दुख होता है कि मैं जीवन नहीं जी सका ठीक से अपने परिवार वालों के साथ, अपनी प्रजा के साथ। मैं यात्रा पर निकल गया और पता नहीं कौन से लोक में पहुंच गया कि यहाँ का जीवन इतने 100 साल आगे बढ़ गया। तो ये तमाम बातें राजा के मन में घूमते रहती हैं। परंतु अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि सब कुछ गुजर चुका है। अब राजा नया जीवन जीने की सोचता है कि चलो भाई, जो है सामने उसी से शुरुआत करो। तो राजा मन में सोचता है कि मैं, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ किसके पास बोलूंगा कि मैं कई सौ साल पहले यहाँ पे राजा था? कोई यकीन भी नहीं करेगा। हो सकता है लोग मुझे पागल समझने लगे। तो मैं, अच्छा, सबसे पहले तो उसका घर भी अगर वो ढूंढना चाहेगा तो चलो किसी तरह से अगर वो घर ढूंढ भी लेगा अपना। अब तो वहाँ कुछ और ही बन चुका है, नई इमारतें, नई बिल्डिंग या नई दुकान या नया कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है वहां पे बन चुका हो। तो राजा क्या दावा करेगा कि ये मेरा था? उसके पास कुछ प्रूफ भी नहीं है, न ही उसकी बात पे कोई यकीन करेगा, क्योंकि इतने वर्ष बीत चुके हैं। तो राजा सोचता है कि चलो अब नई शुरुआत की जाए। तो नई शुरुआत करने के लिए वो सोचता है कि मैं क्या ऐसा कर सकूं जिससे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। तो राजा को खेती का ज्ञान था। तो वो कहीं से किसान का पता करता है वहां पे। अब भाई जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, तरह तरह की चीजें, नई नई चीजें जमाने में आ चुकी हैं, जिनसे वो धीरे धीरे राजा लगातार परिचित हो रहा था। तो वो किसी किसान से मिलता है और फिर उसके साथ खेती का काम शुरू करता है। और इस तरह से फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। खेती करके फिर मुनाफा कमाता है, मुनाफा उसका बढ़ता है, खुद की जमीन खरीदता है, फिर उसमें खेती करता है और धीरे धीरे फिर वो संपन्न होता चला जाता है। एक दिन उसके घर में, अब राजा मुनाफा कमाया, तरक्की किया, अपना घर भी बना लिया। एक दिन उसके घर में
महात्मा आए। कौन से महात्मा? वही महात्मा जो उस लोक में उसको मिले थे। महात्मा को अपने सामने पाकर के राजा बहुत खुश होता है और महात्मा का स्वागत करता है। फिर महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो राजा, जब तुम कई सौ साल पहले इस लोक में जब राज करते थे, तब तुम जिन-जिन चीज़ों की चिंता करते थे, जिन-जिन बातों से परेशान होते थे, अब बताओ क्या वे चीज़ें हैं? क्या वे बातें हैं? क्या वे लोग हैं अभी? क्या वे संपत्ति है? अब उनका नामो-निशान नहीं है, उनमें से कुछ भी चीज़ अभी जीवित नहीं है। ये तो तुम उस लोक में आए थे और उस लोक में समय की गति इस लोक की तुलना में अत्यधिक होती है, इसी कारण से तुम इस ज़माने में इस लोक में अभी भी जीवित हो। अन्यथा अगर तुम इसी लोक में रहते, तो तुम्हारा जीवन इस लोक की गति के अनुसार उसी समय पूरा हो गया होता। और क्योंकि तुम अभी जीवित हो और तुम्हारा जीवन अभी बचा हुआ है, तो राजन, इस पूरी घटना से अब जो-जो सीख मिलती है, उस पर अमल करना शुरू करो और अब समझदारी के साथ विवेकपूर्ण जीवन बिताओ। तो राजन कहते हैं, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैं बहुत अधिक आसक्ति रखता था हर एक चीज़ से, हर एक घटना से, लोगों से, राज्य से, संपत्ति से, हर एक चीज़ से मैं हर एक व्यक्ति से आसक्ति रखता था। सभी के छीन जाने का मुझे भय था, चिंता सताती रहती थी, परंतु अब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में जीवन से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा जीवन है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को देखने वाला, आनंद लेने वाला, महसूस करने वाला जीवन ही तो है। अगर जीवन ही न रहे, तो फिर आदमी इन सब चीज़ों को कैसे देख पाएगा, कैसे इन्हें महसूस कर पाएगा? तो महात्मा ने राजा को कहा कि राजा, ये तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। सोचो, तुम्हें जिन बातों की चिंता होती थी, जिन लोगों की, जिन वस्तुओं की, जिस राज्य की, जिस संपत्ति की, परिवार वाले लोगों की, आज उनमें से कोई भी नहीं बचा है। बिल्कुल पूरा सब कुछ बदल गया है और तुम इन्हीं चीज़ों के लिए चिंता किया करते थे। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कई 100 साल बीत गए, कोई अस्तित्व नहीं उनका, और तुम इन्हीं चीज़ों के छिन जाने की चिंता करते थे। तो वास्तव में जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए, जिसके लिए गंभीर हुआ जाए। वास्तव में जीवन तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। और इस पूरी घटना में महात्मा उस राजा को समझाते हुए ये भी कहते हैं कि राजा, तुमने देखा कि इस पूरी घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है, और वो महत्वपूर्ण सीख क्या है कि देखो, जब तुम इस लोक में वापस लौटे, उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका था। मतलब कि सिर्फ तुम थे और कुछ भी नहीं बचा था, और फिर भी तुमने एक नई शुरुआत की, कृषक के साथ किसानी का काम शुरू किया, ठीक है? तुमने अपना मुनाफा कमाया, तरक्की की, ये घर बनाया। तो इसका अर्थ ये है कि जब तुम इस लोक में आए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी तुम वहां से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास संसार में कुछ भी ना बचा हो, उसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, वो इंसान भी भरपूर प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इतनी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है जितना कि पूरे संसार को जीत लेने वाला या पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले व्यक्ति को भी उतनी प्रसन्नता न होगी या नहीं होगी जितनी कि उस व्यक्ति को हो सकती है जिसके पास कुछ भी ना बचा हो। और फिर वो महात्मा राजा को अनेक सारी ज्ञान की बातें बताते हैं और फिर अपने लोक लौट जाते हैं, और राजा अपना शेष जीवन हंसी खुशी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करता है। दोस्तों, अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली सीख दोस्तों, सबसे पहली सीख, आप अगर अपना सुख बाहरी चीज़ों में ढूँढते हैं, बाहरी लोगों में ढूँढते हैं, राज्य में ढूँढते हैं, या फिर वस्तुओं में ढूँढते हैं, दृश्यों में ढूँढते हैं, संपत्ति में अगर अपना सुख ढूँढते हैं, तो समझ लीजिए कि ये झूठा सुख है, थोड़े समय की खुशी है। आपका मन सदैव चिंतित रहेगा कि ये चीज़ें मुझसे छीन न जाएँ। जिस चीज़ की वजह से आप खुश हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ जब नहीं रहेगी, तो आपका खुश होना फिर क्या मायने रखेगा? मतलब आपकी खुशी रहेगी नहीं ना फिर। जिस चीज़ से आप अपनी खुशियों के तार जोड़े हैं, जब वो चीज़ नहीं रहेगी, तो तार का कनेक्शन रखने वाली चीज़ ही जब नहीं है, तो फिर आप खुश कैसे रह सकेंगे? इसलिए अपनी खुशियों के तार, अपने सुख के तार कभी भी बाहर न जोड़ें, खुद में जोड़ें। सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। खुशी प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है।
खुशी, प्रसन्नता स्वयं एक मार्ग है, वो कहीं बाहर नहीं है, खुद में है। जीवन में चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है, फ़िक्र करने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस बात की आप चिंता करते हैं, उस बात का कुछ साल बाद कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जो लोग आप अपने चारों ओर देखते हैं, आज से कुछ साल पहले, अब जैसे 100 साल भी बोल दें, तो वो पृथ्वी के इतिहास के लिए कुछ साल ही हैं, क्योंकि पृथ्वी इतने साल, लाखों साल पुरानी है और लाखों साल आगे तक रहेगी। कितना लंबा ये जीवन है, उसमें ये कुछ साल, 70, 80 और 100 साल क्या ही चीज़ है बताओ। तो जिन व्यक्तियों को आप देख रहे हैं आज अपने चारों ओर, इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, कुछ साल पहले इनमें से कोई भी नहीं था। और आने वाले कुछ सालों में भी, आने वाले 60, 70, 80 सालों में भी, अधिकतम 100 सालों में भी इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तब फिर हम किस बात की चिंता करते हैं? जब आप इस प्रकार की सोच रखेंगे दोस्तों, तो आपकी सारी चिंताएं, सारी फिक्र तुरंत गायब हो जाएगी। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कुछ भी नहीं है। जो समस्या आज अपने जीवन में आप पा रहे हैं, उस समस्या का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आपकी सोच उसे वैसा बनाती है। कोई भी घटना अपने आप में समस्या नहीं होती। आपका अपना दृष्टिकोण, आपकी अपनी सोच उसे वैसा बना देती है। अगर आप अपनी सोच के दायरे को बदलें, सोचने का तरीका बदलें, तो उसी समस्या में आपको उपहार नजर आएंगे, उसी समस्या में आपको अवसर नजर आएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी सीख जो आपको इस कहानी से मिलती है, अब वो सुनिए। हम लोग निरंतर चिंता करते रहते हैं कि कहीं ये मुझसे छीन न जाए, मेरी नौकरी न चली जाए, मुझे व्यापार में घाटा न हो जाए, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई लोगों को नौकरी छीनने का इतना भय रहता है कि वो डर-डर के काम करते हैं। कई लोग को बिज़नेस में इतना ज़्यादा लॉस होने का खतरा रहता है कि वो खुल के नहीं जी पाते। वस्तुएँ जो उन्होंने इतने चाव से इकट्ठा की होती हैं, उनके छीनने का उनको भय रहता है। कई लोगों को रिश्तेदारियों में तनाव रहता है। मतलब तमाम प्रकार की चिंताओं से लोग ग्रसित रहते हैं, तमाम प्रकार की उनके पास परेशानियाँ रहती हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि इन परेशानियों का अस्तित्व कितना है? आप खुद मन में सोचिए कि क्या जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, वास्तव में वो चीज़ें उतने ज़्यादा सोचने लायक हैं क्या? क्या आप ऐसे ही खुश नहीं रह सकते क्या? आप ये सोचिए कि आपके पास अभी वर्तमान में जीवन में क्या-क्या है? आप खुद सोचिए, जो चीज़ें आपको अभी हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। अनेक लोगों के पास खुद का घर नहीं होता, अगर आपके पास है तो आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। सबसे बढ़कर के जीवन है दोस्तों, अगर आपके पास जीवन है, तो फिर ये सबसे बड़ी चीज़ है। जीवन है तो आप खुल के जी सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जीवन जीना अपने आप में एक वरदान है। उसके बाद कोई चीज़ हो ना हो, उसको अपनी खुशियों के आड़े मत लाइए। कोई भी चीज़ में अपनी खुशियों की शर्त मत लगाइए कि ये चीज़ होगा तभी मैं खुश रहूँगा, ये चीज़ नहीं होगा तभी मैं खुश नहीं रहूँगा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। सारा संसार भी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, तो भी वो खुश हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसे तब भी कुछ न कुछ चीज़ अधूरी लगेगी, उसको लगेगा अब मैं पृथ्वी को जीत लिया हूँ, तो मैं दूसरे ग्रहों को जीतूँगा। मतलब वो अधूरा ही रहेगा। क्यों? जब तक आप अपना ध्यान बाहर रखेंगे, तब तक अधूरे ही रहेंगे, और जब खुद में मुड़ेंगे, जब आप खुद में संपूर्णता का एहसास करेंगे, तो फिर आपको किसी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई आसक्ति नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास संसार में कुछ भी ना बचा हो, उसका सब कुछ नष्ट हो गया हो, वो इंसान भी भरपूर प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इतनी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है जितना कि पूरे संसार को जीत लेने वाला या पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले व्यक्ति को भी उतनी प्रसन्नता न होगी या नहीं होगी जितनी कि उस व्यक्ति को हो सकती है जिसके पास कुछ भी ना बचा हो। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा सिर्फ विचारों की शक्ति से। वो ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता है जिससे वो खुश रह सकता है। किसी के पास सब कुछ भी हो, तब भी उसके पास ऐसे विचार आ सकते हैं, ऐसे विचार उसके माइंड में उत्पन्न हो सकते हैं जिससे वो दुःख उत्पन्न करेगा, खुद के लिए दुःख पैदा करेगा, खुद के लिए दुःख महसूस करेगा। अब किसी के परीक्षा में मान लो 100 में से 98 मार्क्स आ गए, तो उसके पास 2 विकल्प हैं। एक तो वो बहुत खुश हो जाए और आगे की तैयारी करे, या तो फिर वो 2 अंकों के लिए रो सकता है कि मेरे पास ये 2 अंक नहीं है। अब आप खुद सोचिए, तो सब कुछ मायने करता है नज़रिए पर। भई वो 98 अंक लाने के लिए खुद को शाबाशी दे सकता है, आगे के लिए और अधिक प्रेरित होकर मेहनत कर सकता है, या फिर दूसरा विकल्प क्या है कि वो 2 अंकों के लिए रो सकता है। तो आखिर निर्णय तो उसी का है ना। जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना घटित हो जाए, सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया भी अगर उलट-पुलट हो जाए ना, तब भी अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि हाँ,
ये चीज़ हुई है तो हुई है, मैं तो खुश रहूँगा, मैं तो इस घटना की वजह से अपने आप को नहीं डगमगाऊँगा या अपने खुशी या अपने प्रसन्नता या अपने सुखों को ज़रा भी कम नहीं होने दूँगा। मेरा मानसिक सुख सदैव हाई लेवल पे रहता है, फुल टैंक रहता है, मेरे हृदय में प्रसन्नता का टैंक भरा रहता है, चाहे बाहर कुछ भी घटित हो जाए। आप हमेशा ऐसी सोच के साथ जीवन जिएँ, फिर आपके जीवन में कुछ भी घटित होगा दोस्तों, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आए, कोई जाए, कोई चीज़ आपसे छीन जाए, कोई चीज़ नुकसान हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रसन्नता का तार वहाँ नहीं जोड़ा है। तो इसलिए तारों का कनेक्शन बाहर ना जोड़ें, जिससे तारों का कनेक्शन जोड़ेंगे, समझ लीजिए क्योंकि देखो परमानेंट कुछ भी चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ जिससे आप अपनी खुशियों का नेटवर्क जोड़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अगर वो चीज़ कल नहीं रहेगी, तो वही नेटवर्क, वही तार हमको चुभेगा, वही दुःख प्रदान करेगा। इसलिए बाहर नहीं, खुद में देखें, प्रसन्नता को महसूस करें। इस बात को महसूस करें कि आप स्वयं में खुश हैं, खुशियाँ प्रोड्यूस करने वाले हैं। आप इतने खुश रहें कि जो लोग आपको देखें, वो आपको देखकर ही खुश हो जाएँ। चाहे वो पहले कितने ही दुःख में क्यों ना हो, बस आपको देखें और वो खुश हो जाएँ। तो खुशियाँ प्रोड्यूस करने वाले बनिए। आपका चेहरा ऐसा चमकता हुआ होना चाहिए कि बस जो आपके संपर्क में आए, वो बस आपके ही प्रभाव में रंग जाए। तो जीवन में चिंतित होने जैसा कुछ भी नहीं है। आखिर आप खुद सोचिए कि आप किन-किन बातों की चिंता करते हैं। चलिए उदाहरण के लिए आप अगर नौकरी न मिलने की मान लीजिए किसी को नौकरी न मिलने की चिंता है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है? तो ये सोचिए कि क्या दुनिया में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास नौकरी है, जिनके पास जॉब है, कितने प्रतिशत हैं? तो आपको आंकड़ा खुद ब खुद ये दिखेगा कि बहुत ही कम ऐसे परसेंटेज है जिनके पास नौकरी है, जॉब है। अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक क्या, मतलब कुछ ही परसेंट ऐसे हैं जिनके पास नौकरी है, बाकी सबके पास तो अलग-अलग तरीके के काम है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कलाकार है, कोई कुछ है, बहुत सारे काम है दुनिया में। तो क्या वो अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो और अच्छे-अच्छे लेवल पे हैं। तो जब आप इस तरीके से व्यापक सोच पे अगर आप सोचेंगे ना दोस्तों, तो ये आपको ये जो चिंता जो आप सोच रहे हैं ना, वो कुछ नहीं, आपको तुच्छ सी लगेगी। आपको लगेगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या यही मात्र एक जीवन है? क्या पूरे इतने बहुमूल्य और अमूल्य जीवन को मैंने एक नौकरी से नापने का यहाँ पे जो मैं सोचा है, वो क्या मेरी सोच सही है? ऐसा आपको लगेगा। तो लगेगा कि ये कुछ नहीं है। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जिसको हम इतना महत्व दे रहे हैं। जीवन बड़ा है, जीवन में अनेक सारी संभावनाएँ, अनेक सारे कार्य हैं। आप पूरा आसमान खाली, आप जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तो जब आप ये सोचोगे ना तो फिर आपको इसके मिलने न मिलने की कोई चिंता नहीं सताएगी। मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। हर चीज़ के प्रति आप यही नज़रिया रखिए। व्यापार या आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ नुकसान हो गया तो ये सोचिए क्या इकलौता मैं ही इंसान हूँ जिसको नुकसान हुआ है? बड़े-बड़े नुकसान हुए हैं, बड़े-बड़े व्यापारियों को, फिर से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है और अचानक किसी कारण से उसकी नौकरी छूट जाती है, वो टेंशन में आ जाता है। किस बात की टेंशन? कुछ तो सेविंग होगी, उस सेविंग से कुछ दिन तक तो उसका खर्चा चल सकता है, तब तक कोई दूसरी नौकरी ढूँढ ली जाएगी। मतलब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप हर चीज़ में आप कुछ न कुछ ऐसे विचार अपने मन में उत्पन्न कर सकते हैं जो आपको राहत प्रदान करेंगे और ये आपके हाथ में है। आपका मस्तिष्क विचारों की फैक्ट्री है। आप मनचाहे विचार उत्पन्न कर सकते हैं और खुद को खुश रख सकते हैं। जैसे आपको ये समस्या है कि अ, आपको गुस्सा बहुत आता है, लोगों की बातों से आपको चिढ़ है, आपको बात-बात पे चिड़चिड़ाहट होती है, लोग आपका कहना नहीं मानते या विश्वास तोड़ते हैं या अपमान करते हैं, तमाम प्रकार की आपको समस्या है, रिश्तेदारी वाली समस्या है, भावनात्मक समस्या है। अब आपको कैसे दूर करना है इसको? तो आप ये सोचिए कि सबसे पहली बात तो क्या ये बात वाक़ई में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको मैं इतना महत्व दे रहा हूँ? तो आपको लगेगा उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं इससे परेशान हो जाता हूँ, मैं क्रोधित हो जाता हूँ। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि बार-बार अपने मन को होमवर्क दीजिए दोस्तों। अपने मन को अपना स्टूडेंट बनाइए और होमवर्क दीजिए। उदाहरण के लिए मान लो कोई जीवन में आपके ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे आपका बार-बार उलझना हो जाता है, या तो ऑफ़िस में होंगे आपके ऐसे व्यक्ति या फिर कहीं भी, ठीक है? हो सकता है समाज में होंगे, कुछ ऐसे आपके पहचान में ऐसे व्यक्ति होंगे कि आपको लगता है यार मैं जब इससे मिलता हूँ या इससे मिलने जाता हूँ, या इससे मेरी हो सकता है ऐसे व्यक्ति जिनसे आपका रोज़ का व्यवहार हो जैसे ऑफ़िस में, तो उसमें आप ये देखें कि मन में आप पूरी तैयारी करके जाएँ और निगरानी रखें खुद के मन की कि आज मैं शांत रहूँगा, आज मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आज मेरा मन अगर गुस्सा होएगा तो मैं मन ही मन क्षमा करूँगा।
दया करूँगा, प्रेम करूँगा, सामने वाले के लिए दुआएँ करूँगा और बात को भूल जाऊँगा। और ये रोज़ होमवर्क देते रहें और ये प्रैक्टिस करें। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका मन जो है वो बहुत अधिक मजबूत हो गया है, प्रबल हो गया है। आपको अपने मन का राजा बनने का एहसास होगा दोस्तों, ये एकदम तय है। हम लोग अभी छोटी-छोटी घटनाओं पे जैसे चिढ़ जाते हैं, तब वो चिड़चिड़ाहट नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप जीवन को उस समय एक दार्शनिक की तरह देखेंगे, एक चलचित्र की तरह देखेंगे, एक सिनेमा की तरह देखेंगे। जीवन में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, उनको आप सिनेमा की तरह देखें। जैसे आप पिक्चर जब देखते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं, तो उसमें तरह-तरह की घटनाएँ होती हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बहुत बुरी घटना लग हो रही है। तो क्या आप उस पे पीड़ित हो जाते हैं? क्या आप उस पे आपको दुःख होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके लिए वो मनोरंजन है, बल्कि आपको आनंद आता है। क्या तो पिक्चर है, क्या तो एक से एक बढ़कर मस्त स्टोरी है, एक से एक बढ़कर यहाँ पे घटनाएँ हो रही हैं, उस समय आपके लिए मनोरंजन हो जाता है। ठीक इसी तरह अपने जीवन को भी एक फ़िल्म की तरह देखिए और खुद को बना लीजिए एक दर्शक। फिर देखिए, जिस तरह से मतलब आप पिक्चर देख कर के जैसे खुश होते हैं ना, वैसे अपने जीवन के इस फ़िल्म को देखकर खुश होते जाइए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं सताएगी। आखिर है कहाँ बताओ, चिंता का स्थान कहाँ है बताओ? जिस चीज़ के छीन जाने से आप या छीन जाने की आप चिंता कर रहे हैं ना, सोच लो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, सोच लो अगर वो छीन भी गई, लुट भी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर आपका जीवन आपके पास है ना, तो बस फिर कोई चिंता की बात नहीं है। हमने तो कहा ना, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना बचा हो, वो भी खुश रह सकता है। तो फिर हम कुछ चीज़ों के छीन जाने की चिंता में फिर क्यों दुखी होते हैं? तो आप भी खुश रह सकते हैं दोस्तों। चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, खुश रहा जा सकता है, ये आपके हाथ में है, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। और इस कहानी में हमने यही सीखा। जब राजा वापस अपने लोक में लौटता है, तो उसका कुछ भी नहीं बचा रहता है, लेकिन वो फिर से नई शुरुआत करता है, फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, फिर से तरक्की करता है, फिर से उसके जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है। सोचो, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, फिर भी आगे बढ़ा वो। तो यही जीवन है दोस्तों। बिल्कुल खुश रहें, चिंता में न रहें और अपने जीवन को एक पिक्चर की तरह देखें। कोई घटना आपको परेशान नहीं कर सकती, आपको कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। वैसे हम सबको गुस्सा आता है, परंतु उस समय तुरंत अपने मन को बताइए, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मुझे पिक्चर देखने दो, मेरे को पिक्चर में अपने असलियत को नहीं भूलना है, जो आपका असली रूप चैतन्य है आप, यानी कि आप उस परम तत्व से बने हैं, जो कि आपके बॉडी को, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मुझे बोलने की शक्ति, आपको सुनने की शक्ति उस प्राण तत्व से आती है। और उस प्राण तत्व के निकलने के बाद शरीर तो पड़ा रहता है ना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा शरीर, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर बोल रहा है, परंतु वो नहीं बोल रहा है। अगर ये शरीर बोलता, तो वो मेरे मरने के बाद भी बोलता, लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो निकल जाती है। उसी को प्राण तत्व कहा गया, उसी को ब्रह्म तत्व भी कहा गया है, उसी को ईश्वर या उसी को सेल्फ भी कहा गया है। तो हमारा असल स्वरूप जो है वही है। तो वो हम जब उस स्वरूप को भूल जाते हैं ना, तो ही हम ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, प्रतिशोध लेना, निंदा करना, चिंता करना, तो ये सब चीज़ें ना तब होती है जब हम अपने असल स्वरूप को भूल जाते हैं। तो असल स्वरूप को ध्यान में रखिए दोस्तों, और अपने जीवन को एक पिक्चर की तरह देखिए। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं होंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।